पहला सवाल यहाँ पे, हाउ कैन इन्फ्लेशन कैन बी परमानेंटली कंट्रोल। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। तो महंगाई को अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि बाय इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ा देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, तो वो डिमांड कम करेंगे, तो महंगाई हो सकता है। लेकिन हमेशा तो टैक्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते ना परमानेंटली। दूसरा, बाई डिक्रीजिंग प्राइस, सामान का दाम कम करके, तब भी महंगाई। लेकिन हमेशा सामान का दाम कम करोगे तो उस चीज़ का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे हम तुमको 10 रुपये में ही पढ़ाने लगे तो वैल्यू कम हो जाएगा हमारा। फिर है बाई इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट नहीं, बाई अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो तब भी क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 10 वो सामान है बेचने के लिए और तुम इसमें से 8 वो चाइना में भेज दिए, तो तुम्हारे कंट्री में 2 ये वो ना बचा, तो इससे भी महंगाई बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो ये होगा आंसर चौथा नंबर, बाई कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का जो ग्रोथ है, बाज़ार में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करके। आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बाज़ार में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ होता है टर्मिनोलॉजी, जब 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, ठीक है ना, कि इसको कभी बढ़ा सकते हैं कभी घटा सकते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बेस्ट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था कि डिमोनेटाइजेशन पे पूछा था क्वेश्चन कि भारत में जो है डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 500 और 1000 का नोट का डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो हुआ था 8 नवंबर 2016 को। कैसे याद करेंगे? ये ऐसे याद करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कि 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, 8 नवंबर 2016। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन था ना कल ये, फिर यहाँ पर पूछा हुआ है कि हु इशू 1 रुपी नोट एंड कॉइन इन इंडिया। तो देखो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो जितना भी सिक्का बनाने का काम है, अब 1 रुपी का नोट केवल उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, भारत का वित्त मंत्रालय। 1 रुपया से ऊपर जितना भी नोट होगा, सिक्का चाहे सिक्का होगा, उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, बस लेके इसी तरह नियम है। लेकिन 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का नोट और जो कॉइन्स होता है ना, वो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 रुपया चाहे उससे ऊपर जो भी हो तो वो आरबीआई करता है। ठीक है, और ये जो भी पूछ सकता है कि किसका, अभी 10 रुपये का नोट है तो इस पर किसका साइन होगा? तो आरबीआई गवर्नर का। लेकिन जो 1 रुपी का नोट होता है ना, इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। ठीक है ना, सेक्रेटरी का जो साइन होता है, यानी कि वित्त सचिव का साइन होता है। ठीक है, फिर ऊपर क्वेश्चन पूछा था तुमसे मनरेगा के ऊपर कि मनरेगा हैज़ गारंटेड हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 100 डेज, लेकिन नहीं, अब बदल किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है तुम्हारे। अब मनरेगा का नाम चेंज करके हो गया है वीवी राम जी। उसमें ना 125 दिन की बात बोला गया, पहले 100 डेज मिलता था ना, इसी बार चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये मनरेगा का नाम चेंज हो गया है, वीवी राम जी हो गया। ठीक है ना, जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, अब ये हो गया है वीवी राम जी। अभी भी पूछ सकता है, करंट अफेयर का भी सवाल बन गया, मनरेगा का नाम अब क्या हो गया? तो विकसित भारत राम जी। ठीक है ना, वीवी राम जी। पहले क्या डिफरेंस है इसमें? तो पहले 100 दिन का काम का इसमें बात हुआ था, इसमें 125 दिन देने का बात हुआ। सबसे मेजर डिफरेंस ये है, पहले इसमें जो पैसा जो खर्च करता था ये स्कीम में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता था। लेकिन अब क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों मिल के करेगा। सेंटर मान लो किसी मजदूर को काम करने के लिए 60 रुपये दे रहा है, तो स्टेट 40 रुपये देगा। जबकि पहले पूरा कौन देता था? केवल सेंटर देता था। ठीक है, और पहले केवल गांव वगैरह में ही मनरेगा के थ्रू काम मिलता था, लेकिन अब तुमको शहर वगैरह में भी अच्छा अच्छा काम मिलेगा। पहले कहा जाता था सिर्फ गड्ढा खोद दो, यही सब वाला गड्ढा खोदने वाला काम मिलता था। नाली साफ करना नहीं होता, डोम छोड़े, तुम लोग के जाति में होता होगा नाली साफ करना। नाली साफ करने का मिलता है मनरेगा में। कब पढ़ाया गया है? कौन पढ़ाया? चलो यहाँ देखो, बहुत पुराना डिस्कशन मत करो। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया। अब इंस्टीट्यूशनल काम हो गया। ठीक है ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो गया। ठीक है ना, अब मतलब कुछ बढ़िया काम भी मिल सक रहा है इसमें। और यहाँ पर क्या है कि एक्ट, अगर तुमसे पूछे ना मनरेगा एक्ट कब आया, 2005। लेकिन लागू कब से हुआ? 2006। इम्प्लीमेंट कब से हुआ? इन्फोर्समेंट कब से हुआ? 2006, 1 साल बाद। अब ये तो जैसे मनरेगा में नरेगा का नाम मनरेगा कब हो गया था? तो 2010 में। ये भी याद रखो, पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया 2010 में, और अभी फाइनली 2026 में क्या हो गया? वीवी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। ये पहले
फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो एजेंडा 21 रियो समिट हुआ था 1921 में, रियो वो डी सस्टेनेबल जेनेरियो। डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि कैसे अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, या बिना वर्तमान में किस नेचर तरीके से को रिसोर्स हार्म को किए। यूज़ करें जिससे नेचर भी हार्म नहीं हो, भविष्य भी सुरक्षित हो जाए हमारा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई भी चीज़ अगर तुम बनाओगी ना, प्रोडक्शन मतलब मान लो कि तुम ये कार बना रही हो, ठीक है, ये कार बना रही हो, 2 चक्का का कार, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कार बना रही हो 4 चक्का का। तो ये जब प्रोडक्शन करोगे तो इसमें क्या क्या फैक्टर होता है? 4 ही मेन फैक्टर होता है। लैंड बनाओगे तो ज़मीन चाहिए ही, लेबर चाहिए ही, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, पैसा भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी तो चाहिए, मालिक भी तो चाहिए। तो ये 4 चीज़ होता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब नहीं। तो क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे याद करते हैं हम लोग? ऐसे LLCE, एलएलसी। LLCE, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? लैंड। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रोडक्शन का यही 4 होता है। अब ये तो कोई कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा था, इसका कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन पूछा है, सुन, ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है, फिर भी कोशिश करेंगे 5 मिनट में समझ में आए। जीडीपी, सबसे पहले तो जानो जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी का, चुपचाप रहो, हमको नहीं पता, तुमको पता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद जीडीपी मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर तुम्हारे ये सीमा जो होता है, कंट्री का सीमा, उसके अंदर कितना सर्विस और प्रोडक्ट हो रहा है, ये सर्विस का और प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसको जोड़ते हैं हम लोग कि कितना हुआ, उसी को कहते हैं जीडीपी। तुमको कल खोज के लाना है इंडिया का जीडीपी अभी वर्तमान में कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, जो अब पढ़ना हो जाए डिटेल में तो एग्जाम के बाद आना, फिर पैसा दे के पढ़ना। सो यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ये वाला सवाल पूछ दिया। तो कैसे सर बनाएंगे ऐसे सवाल का, ठीक है। तो इसको तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, इसके लिए हम 3-4 फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले तो एक बात जान जाओ, यहाँ से भी सवाल पूछा, बता रहे हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता कौन है? साइमन कुजनेट्स, ये याद कर लो। राष्ट्रीय मतलब नेशनल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग का नेशनल अकाउंटिंग मतलब नेशनल इनकम कैसे निकाला जाए, उसका कौन, उसका फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। साइमन कुजनेट्स। पूरी दुनिया में जो कुजनेट्स था, वो किसी देश का नेशनल इनकम निकालने का प्रयास किया था। लेकिन तब तुमको ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में पर कैपिटा इनकम कौन निकाला, ये भी BHU में पूछा हुआ, जबकि पहले से फील्डिंग सेट किए हुए दादा भाई नौरोजी हम लोग का नेशनल पर कैपिटा इनकम निकालने का कोशिश किए थे। वैज्ञानिक तरीका कब से पहली बार? लेकिन दादा भाई नौरोजी क्या है, बहुत पुराना आदमी थे ना, अंग्रेज के समय उतना उस समय मेथड का यूज़ नहीं किए थे, अपने जो भी किए होंगे, लेकिन मेथड से एकदम साइंटिफिक तरीके से सबसे पहली बार किसने निकाला? जब दादा भाई नौरोजी निकाले थे 1867 में, तो 20 रुपया था पर कैपिटा इनकम, पर आदमी 20 रुपया कमाता है। जब वैज्ञानिक तरीके से निकाला गया ना 1931 में, VV राव थे, वो साइंटिफिक तरीके से निकाले, तो पर आदमी कितना कमाता है? 62 रुपया, ठीक है। दादा भाई नरबुजी 1800 के थे। हाँ, और उसके बाद 1949 में फिर भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष। अब क्या हो गया कि जब हम लोग आज़ाद हो गए तो 1949 में ये राष्ट्रीय आय समिति बना, नेशनल इनकम कमीशन। तो उसका जो अध्यक्ष बनाएगा PC महालनोबिस को। PC महालनोबिस कौन है? पढ़ाए पे ना? पीसी महालनोबिस वो एक राइटर है। राइटर है। उन्होंने, हाँ, पीसी महालनोबिस क्या थे? 5 ईयर प्लान उनका नाम सुनते हो। चलो यहाँ पे देखो, हाँ, सुना था, BHU के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अब 3 क्वेश्चन 3 फार्मूला से ही बनता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ 3 फार्मूला से ही बनता है ऐसा क्वेश्चन। ये कन्वर्जन याद रखो। जब भी तुमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो, डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाएंगे? कोई चीज़ डोमेस्टिक दिया है, उसको नेशनल पे जाना है, ये फार्मूला आता है। मतलब कहीं पे फार्मूला में अगर GDP लिखा हुआ है तो GNP पे कैसे जाएंगे? ये देखो, डोमेस्टिक है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये N क्या हो गया? नेशनल, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सिर्फ D से N में चेंज हुआ ना, तो D से N में जाने के लिए, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं? जो डोमेस्टिक है ना, उसमें नेफिट को जोड़ देंगे। नेफिट मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तुम अभी नहीं समझोगे, बस इतना समझो। नेफिट को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो नेशनल आ जाता है। इसका ट्रिक भी याद कराए हुए हैं बच्चों को, याद कराते हैं। दो ना, तो क्या बोला? ना, मतलब कि डोमेस्टिक में नेशनल को ऐड करेंगे ना, तो नेफिट को ऐड करेंगे ना, तो नेशनल बन जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं? तो मार्केट प्राइस होता है एक फैक्टर कॉस्ट होता है।
एक होता मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब तुमको जितना बनाने में लगा, मार्केट प्राइस कितना होगा, जितना तुम टैक्स चुकाओगे और सरकार प्लस इसमें सब्सिडी देगा उसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। इसको इसी को टैक्स में सब्सिडी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, टैक्स माइनस सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट में। उसके बाद है ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं, ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं, ग्रॉस से नेट पे, ग्रॉस से नेट पे। तो नेट ये क्या करते हैं, नेट तुमको निकालना है ना, तो यहीं पे सवाल पड़े, ग्रॉस से नेट पे आना है। ग्रॉस तुमको दिया हुआ है, मान लो नेट पे आना है, तुमको ग्रॉस दिया हुआ है, नेट पे आना है। जैसे जीडीपी दिया हुआ है और एनडीपी पे आना है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है और तुम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना चाह रहे हो। ग्रॉस से कहाँ पे आने चाह रहे हो, नेट पे। तो जब भी ग्रॉस से नेट पे आना रहता है ना, तो तुम क्या करोगे कि जो ग्रॉस है ना, इसमें से तुम ये डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो सर जो मशीन क्या होता है कि समय समय पर क्या होता है, वो मशीन का वैल्यू समय पे यही रहेगा। ये एसी है तो क्या 10 साल बाद इसका वैल्यू यही रहेगा, इसका वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि ये मशीन चला, इसका वैल्यू कम हुआ, इसमें सामान कुछ ख़राब होने लगता है, ठीक है ना, 15-20 साल बाद। तो 10 साल बाद ना हो भाई, अच्छा चलते रहे 15-20 साल, ठीक है, गरीब आदमी है। तो इसके बाद तो क्या होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो ग्रॉस से अगर तुम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो ना, तुमको क्या मिल जाएगा, नेट मिलेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे सवाल आते हैं, नेट समझ आया, इसका अलावा कुछ नहीं आया। तब वो पता नहीं समझ में आएगा, कैसे आएगा इतना हार्ड कॉन्सेप्ट, हमको समझ ही नहीं आया था जब हम पहली बार पढ़े थे। सवाल से समझ में आएगा, फिर भी तुमको समझाने का कोशिश कर रहे तोड़ के। जैसे ये क्वेश्चन है कि जीडीपी से नेशनल इनकम पर आए, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो जीडीपी मतलब जीडीपी यहाँ पे लिख दिए, जीडीपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम कब किसको बोलते हैं, तो ये भी याद रखो, क्वेश्चन अगर पूछेगा नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अरे भाई सब हायर कॉन्सेप्ट है, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दिमाग घुस रहा होगा कि सबको इकोनॉमिक्स से बुरा पता है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बस इतना रटो। अब जो है हम बोल रहे हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो यहाँ पे देखो देखो तुम ध्यान से, जी की जगह पे क्या आ गया, एन, डी की जगह पे क्या आ गया, एन, पी की जगह पे क्या आ गया, पी ही है, एमपी की जगह पे क्या आ गया, फैक्टर कॉस्ट। अब एक एक चीज करते हैं, जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस, एन मतलब नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं बताए थे, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तब नेट आ जाएगा। तो इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। लेकिन और अभी तो बी डी बाकी है ना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाता है, तो दो ना क्या करते हैं, नेफिट को प्लस करते हैं तो नेशनल आ जाएगा। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट लगा उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं, टैक्स माइनस सब्सिडी, वही हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वही करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। तो यही था, कुछ भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल अब आया था तुम्हारे में, तब ये बताते हैं। अब हम लोग ये सवाल पूछ रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो सुनो, हमको पता है कि ये ग्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है ना, डीपी है, ठीक है। चलो तुमको पता है कि जब भी हम लोग ग्रॉस में से एक फार्मूला, वही तीनों फार्मूला घुमा के पूछेगा तुमको, जब भी से सवाल आए तो लिख लो ग्रॉस। बताओ ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे तो क्या आता था, नेट, क्या आता था, फिर आग कर रहा हूँ इसे। फिर यहाँ पे देखो दूसरा क्या बताए थे कि डोमेस्टिक में से दो ना, तो डोमेस्टिक में से क्या है, डोमेस्टिक में से नेफिट को जोड़ेंगे। नेफिट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे देश का जो कमाया है उसको पैसा जोड़ लो विदेश में, और तुम्हारे यहाँ जो विदेशी है उसका पैसा घटा दो, नेफिट। तो उसके बाद क्या हो गया, डोमेस्टिक में नेफिट को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, दो ना नेशनल आ जाएगा। उसके बाद तीसरा मार्केट प्राइस क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसी से बन जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस में से किसको माइनस कर रहा है, डेप्रिसिएशन को। ग्रॉस में से किसको माइनस कर रहा है, डेप्रिसिएशन। तो क्या आना चाहिए, नेट आना चाहिए ना, एन आना चाहिए। जी की जगह पे क्या आना चाहिए,
एन। तो देखो ई वाला ऐसे ही कट गया, ये वाला ऐसे ही कट गया। अब ये हो सकता है NNPH फैक्टर कॉस्ट या NDPH फैक्टर कॉस्ट। तो बताओ NNP होगा कि NDP होगा? NDP होगा, NNP नहीं होगा, NDP ही होगा। क्यों? क्योंकि D को अगर N में बदलना है, D को, तो इसमें नेफिट का भी ना प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लिख देंगे नेफिट, तब होगा ये वाला ऑप्शन सही। समझ में आया? जितना समझाना था समझा दिया, वरना दिन भर भी लग जाएगा अभी। ठीक है, बता दिए मैं इतना तेजी में, और इतना तेजी में कोई नहीं घुसाएगा। यही 3 फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे बस वही 3 वो फार्मूला याद करना है। ठीक है, उसका करते रहेगा। फ्रॉम टू, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो करना था। अब यहाँ पर है फ्रॉम, ये 2020-21 से अकाउंटिंग ईयर क्या है आरबीआई का? तो अप्रैल से मार्च। ये क्या होता है? मार्च क्लोजिंग नाम सुना होगा कि बैंक मार्च में क्लोजिंग होता है, मतलब पूरा साल भर का वो जोड़ता लिखता है, वही अप्रैल मार्च होता है। ठीक है, तो वही आंसर होगा। फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि आज से शुरू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है? डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो तुम पे लगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो तुम पे डायरेक्ट नहीं लगे। जैसे जीएसटी, जीएसटी क्या है? कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तुम जाता है सामान खरीदने, तो तुम पर ही इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी जोड़ के दिया जाता है, लेकिन वो किसके थ्रू ले रहा है? शॉपकीपर के थ्रू ले रहा है, तो इनडायरेक्ट तुम पे लेकिन लग रहा है ना। ठीक है, अब रुक जाए यहाँ पे, याद यहाँ पे सब चार्ट बनाए हुए हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स तुम पे डायरेक्ट लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी, तुम्हारा कंपनी है तो तुमको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी तुम्हारा तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब वही किसी को दे रहे हो अपना संपत्ति तो उसके ऊपर। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट ले रहे हो तो तुमको ही देना पड़ेगा। करोड़पति नहीं देता तो नहीं देता है, कुछ टैक्स कट जाता है तुम पैसा जीतेगा तो। फिलहाल हमको तो नहीं लग रहा तुम जीतेगा। वेल्थ टैक्स वही पैसा संपत्ति पे लगने वाला। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम टैक्स, कस्टम टैक्स होता है। फिर एक्साइज ड्यूटी होता है, जो सीमा पार जो होता है ना, सामान खरीद बिक्री होता है उस पर होता है। एक स्टेट दूसरा स्टेट को लगाता है, एक देश दूसरा देश को लगाता है। सर्विस टैक्स, अगर कोई चीज़ का सर्विस ले रहे हो तो उसका टैक्स लगेगा। सेल टैक्स, सामान बेचने पर, तो वैट भी होता है। वैल्यू एडिशन टैक्स, एक होता है जीएसटी। तो ये सब याद कर दो, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे पूछ रहा कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो डायरेक्ट ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी सब तुमको डायरेक्ट देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कि तुम यूट्यूब कमाया तो यूट्यूब से कैपिटल गेन कमाया ना, तो इस पर टैक्स लगेगा तुमको, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज क्या? अब उतना नहीं समझना मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हमको लग रहा है कि यही 3 पॉइंट याद कर दो, अगर घुमाना होगा तो यहीं से समझेगा। ठीक है, बाकी मार्जिनल टोटल क्या होता है वो समझते रहेगा। बस हम ये पॉइंट निकाले हैं, इकोनॉमिक्स में इसका रिलेशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी का और टोटल यूटिलिटी का। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा ना, तो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा, और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी भी घट जाएगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? जीरो होगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इसको कैसे याद करें सर? तो देखो यहाँ पर भी MU TU का साथ दे रहा है, भाई तुम भरा, तुम पॉजिटिव तो हम भी भरे। यहाँ पर भी MU TU का साथ दे रहा है, भाई तुम भरा तुम निगेटिव तो हम भी निगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों खुश हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? धोखा दे देगा भाई। अगर क्या हो रहा है, MU जीरो हो रहा है तो सोच रहा है कि TU भी जीरो हो जाए। नहीं, MU जीरो हो रहा था, TU क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही सवाल था कि बेन MU जीरो तो TU क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 3। पूछा था ना कल वाला, TU क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जब MU क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये सवाल पूछ दे तो TU क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब MU निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव होगा तो TU क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सारा चीज़ MU पे डिपेंड करता है, लेकिन एक जगह MU धोखा दे देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्या होता है, ये सब डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, बस यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जान लो ये क्या होता है। कई मान लो कि फार्मूला पूछ दे तो MU बराबर क्या होता है? MU बराबर होता है डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। अब ये क्या होता है? ये फार्मूला है, बस तुमसे फार्मूला पूछेगा कौन इसमें से MU का सही फार्मूला है, तो ये होता है। अब ये होता है क्या है कि MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, डेल्टा T मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मतलब एक एप्पल खाया, ऐसे समझाया जाता है तुम लोग के कॉमर्स में। एक एप्पल खाया, फिर 2 एप्पल खाए, उसमें बाइट, उसमें मार्जिनल कितना निकला, यही सब घटिया चीज़। तो इसे करेगा। ठीक है, यूनिट कितना होता है वो, बस TU ये हो गया। डेल्टा Q क्या दिया हुआ है?
तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। अब जो उस मतलब 1 एप्पल खाया, 2 एप्पल खाया, कितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू बोलेंगे। समझ में आया? आधे इकोनॉमिक्स से तुमको अभी बता दे रहे हैं, डेल्टा क्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क? अब तुम्हारे में इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सार्क में कितना मेंबर है? तब पहले रहता था 9, अब हो गया है 8। इसी का डबल डॉट लगा हुआ, क्योंकि पहले का आंसर था 9 लेकिन अब हो गया है 8। सार्क क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। G20 का नाम सुना है इंडिया में? उसी तरीके से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। आओ तुमको याद करा दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सार्क क्या है? साउथ एशिया रिम एसोसिएशन, ऐसे ही इसका कुछ करके नाम है, ठीक है ना? साउथ एशिया का जितना देश है ना उसका एक ग्रुप है। एशिया है, साउथ कहाँ हो गया? हम लोग के आसपास का देश सब हो गया एशिया में। तो हम लोग के आसपास का जितना भी देश है ना वो सब सार्क का मेंबर है, केवल म्यांमार को छोड़ के। इंडिया खुद है, नेपाल बॉर्डर लग रहा है, श्रीलंका का भी पानी से बॉर्डर है, भूटान का भी हम लोग से बॉर्डर है, बांग्लादेश का भी हम लोग से बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, मालदीव्स के साथ बॉर्डर डायरेक्ट नहीं है लेकिन चाइना है मालदीव्स और इंडिया के बीच में, अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लग रहा है, म्यांमार का भी हम लोग के साथ बॉर्डर लगता है, लेकिन म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है? तो कैसे याद रखो? सार्क मतलब याद रखो, ये सार्क मछली होता है ना, तो सार्क मछली मरा नहीं म्यांमार में, सार्क मछली मरा नहीं। तो सार्क का मेंबर कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो इसमें कितना मेंबर है? इसको जोड़ोगे ना, उनको बता रहे थे इसमें कितना मेंबर है? 9। 8 वो है, कितना है? 8 वो जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो मेंबर है। अब हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अपना हेड क्वार्टर है। इसका कहाँ है? संघाई चीन में है। सार्क का मेंबर कहाँ है? संघाई चीन में हेड क्वार्टर। ऐसे संघाई, ऐसे सार्क। अब ये बिम्स्टेक, ये भी है एक बहुत सारे देशों का समूह है, तो ये भी हम लोग के आसपास के देशों का है। अब तो ये देखो, अब ये सब जो है कंट्रीज बिम्स्टेक का, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। इसमें भी यहाँ पे देखो, इस तीनों को छोड़ दें, अगर पाकिस्तान, मालदीव मतलब उस साइड, भारत के उस साइड वाला है ना, यहीं पे ना पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, इन तीनों को छोड़ के भारत को ले लो, इस साइड वाला ले लो, ये सब। तो ये सब किसका मेंबर हो गया? बिम्स्टेक। किसका मेंबर हो गया? बिम्स्टेक, ठीक है ना? बिम्स्टेक। तो ये बिम्स्टेक का मेंबर कौन कौन है? तो ये सब है। बिम्स्टेक का मेंबर कौन कौन है? ये सब है। एक सेकेंड, चीन पे बच्चों को कुछ गलती हो गया। एक चीज़ याद रखेंगे, ये सब भारत से क्या है? सीमा बनाता है, केवल थाईलैंड को छोड़ के। थाईलैंड सीमा बनाता है? नहीं। एक चाइना भी सीमा बनाता है, लेकिन चाइना ना ही सार्क का मेंबर है और ना ही बिम्स्टेक का मेंबर है। याद रखेंगे, एक साथ हम दो ऑर्गेनाइजेशन को याद करा रहे हैं बिना किसी ट्रिक के, केवल समझ के आधार पे। और यहाँ पे काट दो कि जो सार्क का हेड क्वार्टर क्या है? काठमांडू नेपाल में है। ऐसे याद कराते हैं, मेरा सार नेपाल में, ऐसे भी याद कराए। अब उसके बाद बिम्स्टेक का कहाँ पर हेड क्वार्टर है? तो बी से बिम्स्टेक, बी से बांग्लादेश में, ढाका में, ठीक है? और तो ये सब हो गया, बिम्स्टेक का ये सब मेंबर हो गया, ये सब तो हो ही गया। प्लस थाईलैंड को जोड़ दो, म्यांमार बचा था इसमें जोड़ लो, लेकिन ये सब नहीं। बिम्स्टेक कहाँ हो गया? जो भारत के इधर हो गया सब, ठीक है? बिम्स्टेक में टोटल 7 है और शार्क में टोटल 8 है। यहाँ पे 8 मेंबर है और यहाँ पे 7 मेंबर है। दोनों में कौन सा कॉमन मेंबर है? तो ये सब, ठीक है? अपना पढ़ते रहना घर पे। एक इसी तरह होता है SCO, बहुत अभी फेमस है। SCO मीटिंग में मोदी जी का हिसाब पूछता है। तो SCO का SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। याद रहे, SCO का नया सदस्य भी हाल ही, क्या है, शार्क क्या है, सब ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंट्री अपना ग्रुप बनाया हुआ है। याद रहे कि ये SCO है, इसका नया देश सदस्य भी बना है बेलारूस। SCO का नया मेंबर कौन बना है? बेलारूस, 2025 में ही बना है। SCO का ऑब्जर्विंग देश कौन कौन है? मतलब कि उसका मेंबर नहीं, लेकिन बाहर से उसको देखते रहेगा। कोई दोस्त होता है जो एकदम गहरा दोस्ती नहीं होता है, बस सोशल मीडिया पे रहता है, उसको बोलेंगे ऑब्जर्विंग देश। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, लेकिन बेलारूस अभी इसका फाइनल मेंबर बन गया है। SCO का हेड बेलारूस रूस के बगल में। अब उसके बाद SCO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो संघाई चीन में है। यही S से संघाई, S से चीन। साउथ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हुआ। SCO में भी वर्तमान में कुल 10 देश है। सर इसको कैसे याद करें? तो इसका ट्रिक है, इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान, इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान। इंडियन से इंडिया, T से तजाकिस्तान, र से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K स्क्वायर से किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। अब P से पाकिस्तान,
आई से क्या होगा, पाकिस्तान, और फिर एक क्या हो गया, एक और भी जुड़ा है अभी 2021 में जुड़ा हुआ, ईरान। ठीक है, तो ईरान भी इसका मेंबर है। याद रखेंगे, म्यांमार, नेपाल, ये सब इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो देखो इस एससीओ में कौन कौन मेंबर है, मेनली मोटा मोटी तुमको अगर याद रखना हो तो एससीओ में तो समझ में आ रहा है, एक तो चाइना होगा सर, एक मोदी जी हमेशा जाते हैं एससीओ की मीटिंग में, तो इंडिया भी होगा, ये दो तो याद हो गया। अब जो उसके बाद अभी हम बताएं कि बेलारूस नया मेंबर बना है, तो रूस रूस और प्लस बेलारूस हो गया। अब उसके बाद तान तान करके जितना भी देश है ना मिडिल एशिया में, यहाँ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, तान तान, नहीं समझ में आ रहा है रे, पाकिस्तान और ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब एससीओ का मेंबर है। ठीक है, बोले थे ना कल खोपड़ी हिला देंगे। तो तुमसे पूछा था, तुमसे बीचू में ये वाला का पूछा था, सार्क, हम तुमको 4 वो करा दिए, ऐसे तो 25 वो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट लगा वो हम करा दिए, जो न्यूज़ में रहता है हमेशा। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर क्या था, बी से याद कराए थे, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स तब दूसरा संगठन हो गया, ये बी से ब्रिक्स का याद कराए थे, कहाँ था, बांग्लादेश। ब्रिक्स में कौन है, तो ब्रिक्स के नाम में ही छुपा हुआ, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी संघाई में। ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च होने वाली थी। हाँ, ठीक है, तो न्यूज़ में इसका तब बता दिए। अब ये सब हेड क्वार्टर है, अब इसमें से क्या हेड क्वार्टर हम दे दिए हैं, बस ये सब ऑर्गेनाइजेशन लिख दिए हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन कौन है, तो ये सब, जैसे यूएन, इसको यूनाइटेड नेशन, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क USA, कब स्थापना 1945 में। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, इसका भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, USA 1946 में। यूनेस्को कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस, 1945 में स्थापना हुआ। WHO कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1948 में। यूनेप क्या है, एनवायरनमेंट के लिए काम कराता है, इसका नैरोबी केनिया में है, 1972। फिर ये UNID, फिर यूनिडो, फिर क्या है, वियना ऑस्ट्रिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यूनिडो नहीं पूछता। अंगटाड आतंकवाद के लिए काम करता है, ठीक है ना, आतंकवाद से, इसका कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1964। UNPA पॉपुलेशन फंड, ये भी नहीं पूछता है। ठीक है, अब इतना चीज़ देखो, इतना कैसे याद हो गया, तो देखो केवल इसका याद करो, ज़्यादा कर जिसका नहीं समझ में ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक तो ट्रिक ये है, जैसे कि यूएन का जितना भी है ना अधिकांश, वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। यूनेस्को कहाँ पर है, विश्व धरोहर स्थल पेरिस में है। जैसे ताजमहल को कौन नेशनल हेरिटेज के रूप में, ये यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया हुआ, ये यूनेस्को। ठीक है, ये सब न्यूयॉर्क। हाँ पढ़ा था। और भी है IMF, और भी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखो IMF, अजंता केव को भी इन्होंने किया हुआ है, यूनेस्को, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस। अब फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, कब स्थापना हुआ, 1944 में। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC, 1944 में स्थापना, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, 1944। वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड, अधिकांश के जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। OECD कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, मनीला फिलीपींस, 1966 में स्थापना। AIA एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग चाइना में है। फिर से NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, ब्रिक्स का कंट्री का जो बैंक है उसका नाम है NDP, संघाई चीन में 2015 में स्थापना। बैंक फॉर सेटलमेंट, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो बहुत न्यूज़ में है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ था, बेल्जियम, ब्रसल में, बेल्जियम ब्रसल में, 1949 में स्थापना हुआ था। बेल्जियम। फिर इसको इंटरपोल क्या है, 10th में है ना, ब्रसल बेल्जियम का नाम। नाटो के बारे में भी दिया हुआ, नाटो के बारे में नहीं दिया हुआ, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर स्थापना की ये बताया गया कि इतना अच्छा देश है कि इतना अच्छा से वो किया प्रॉब्लम सॉल्व, कि वहाँ पे हेडक्वार्टर स्थापना किया गया। पॉलिटी का चैप्टर है। इंटरपोल क्या है, पुलिस, इससे संबंधित है पूरे दुनिया का। तो फ्रांस में वर्ल्ड की पुलिस होती है। हाँ, इंटरपोल संगठन। लगता था कि इटालियन पुलिस को इंटरपोल कहते हैं, कहाँ से ये लगता था। ये इम्पोर्टेंट नहीं। ओपेक तेल का संगठन है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, बहुत न्यूज़ में, वियना ऑस्ट्रिया, 1960। ट्रीटी ऑफ वियना से याद हो सकता है। ठीक है, चलो वहीं पे तेल का संगठन हुआ। फिर से है IMO इंटरन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, मन कर तो रख लो, नहीं तो ILO के बारे में पूछ सकता है, इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1919 में स्थापना हुआ। ICAO वो उसका भी इंपॉर्टेंट नहीं इतना। कॉमनवेल्थ नेशन, इसका हेडक्वार्टर तो लंदन में ही रहेगा। यूरोपीय यूनियन
देखो यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ। सार्क का हेडक्वार्टर बता ही दिए। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। वर्ल्ड WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए काम करता है, इसका भी स्विट्जरलैंड में। अधिकांश का स्विट्जरलैंड। कहीं ऑप्शन टिक मारना हो तो न्यूयॉर्क को मार सकते हो। केवल यूनेस्को कहाँ कहाँ है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, जितना हो सका उतना याद करा दिया। इसे ऑर्गेनाइजेशन और भी है, लेकिन कितना याद करेगा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते ही हैं बच्चों को 5 दिन में केवल। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु एट द का, वो देखो यही क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे का बिल्डिंग सेट पहले ही से हम कर दिए हुए थे। अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स हु हैड कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। 20 रुपये 1867 में। फिर साइंटिफिक तरीके से पूछ दे तो BK राव। कार्ल मार्क्स के बुक का नाम क्या है, दास कैपिटल। विच टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू 18 अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 टोटल क्या वो 5 ईयर प्लान है, 12 5 ईयर प्लान है। उसमें जो 8वां नंबर का 5 ईयर प्लान है ना, उसका डेट क्या है, 8 5 ईयर प्लान का डेट क्या है, 8 5 ईयर। तो देखो सारा 5 ईयर प्लान का डेट हम याद करा दिए तुमको, क्या पहले ही से बच्चा को करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारा 5 ईयर प्लान कैसे 1 मिनट में याद होगा। पहला 5 ईयर 1951 से 1956 तक चला, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ, 1951 से चला। दूसरा 5 ईयर प्लान है ये लेकिन तुमसे पूछे ना, योजना आयोग था ना, कि नीति आयोग अभी आया 2015 में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था तुमसे। लेकिन योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। ठीक है, उसके 1 साल बाद से प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ। उसके बाद तुमको ये दूसरा वाला कब चलेगा, फिर 5 साल के लिए 56 से 61, तीसरा वाला 61 से 66 तक। लेकिन जो फिर क्या हुआ, इस समय चाइना वगैरह वॉर होने लगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह हुआ, तो वॉर के कारण क्या कर लिया गया, हम लोग 1966 से 1969 तक 3 साल के लिए, 3 वो के बाद हम लोग क्या किए, 3 वो प्लानिंग के बाद 3 साल के लिए क्या किए, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाए। मतलब उसमें कोई प्लान नहीं किए, रोलिंग प्लान किए, ऐसे कुछ होता है रोलिंग प्लान। अभी छोड़ो सब, बस यही डेट पूछेगा। तो 3 ईयर का पहला रोलिंग प्लान कब हुआ था, 1966 से 1969 के बीच में। उसमें 5-5 साल के लिए प्लानिंग नहीं चला, तो ये चुराएगा ना, ये रोलिंग प्लान हो गया। क्या हो गया, रोलिंग प्लान। गिरनाल मेंडाल का बुक पढ़ाए थे, एशियन ड्रामेटिक डायलेमा बुक, वही रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया हुआ। ठीक है, अब चौथा 5 ईयर प्लान फिर कब चलेगा, 1969 से 1975 तक चलना चाहिए ना, 5 साल के लिए। लेकिन चौथा जो 5 ईयर प्लान है 5 साल के लिए तो चला ही 1969 से 1974। अब 5वां 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसी बीच इंदिरा गांधी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जिसका 5वां जो 5 ईयर प्लान है वो 4 साल तक ही चला था। तो ये भी पूछता कौन सा 5 ईयर प्लान केवल 4 साल के लिए ही चला हुआ है, तो 5वां वाला 5 साल के लिए चलना चाहिए, लेकिन 4 साल के लिए चला, इसे याद करो। 1974 से 1978। ठीक है, इसमें इसी समय क्या हो गई, जनता पार्टी की सरकार है 1977 में, ये भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 10th में। उसके बाद जो तुम्हारा है 1978 से 1980 तक, अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी मामला खत्म हो गया, तो फिर स्थिति देश का डगमगा गया, तब फिर हम लोग रोलिंग प्लान ले लिए। मोरारजी देसाई का सरकार आया, नया सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार। पहले कांग्रेस का ही सरकार बनता था, लेकिन फिर क्या हो गया, बीजेपी मतलब दूसरा पार्टी का सरकार आया, तो मोरारजी देसाई का सरकार आया, तो ये दूसरा रोलिंग प्लान लिया। तो दूसरा अवकाश योजना कब है, 1978 से 1980 के बीच में। फिर उसके बाद फिर चलेगा 1980 से 1985, 1985 से 1990। लेकिन फिर तीसरा अवकाश ले लिया हम लोग, रोलिंग प्लान फिर चले 1990 से 1992। क्यों, ये LPG 1991 में ही LPG आया हुआ, तो उसी समय हम लोग क्या लिए थे, रोलिंग प्लान 2 साल के लिए। हमारा देश बहुत संकट में था। फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान चला 1992 से 1987, 1987 से 202, 202 से 207, 207 से 212, 212 से 270। फाइनली मोदी जी 2017 में इस जो 5 ईयर प्लान इसको समाप्त कर दिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इतना याद करना होगा। तो इसमें 8 नंबर कौन है, पूरा डेट याद करना होगा। देखो हमको कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पे देखो रे पगला, बिना देखे ही मेहनत ना करना पड़ेगा। कोई अच्छा पेज यहाँ पे लेते हैं, चलो देखो पहला 5 ईयर कब प्लान है, 90, चुपचाप खाली सुनते रहो, 1951 से 1956। दूसरा कब आया तो 1956 से 1961। तीसरा कब आया तो 1961 से 1966। उसके बाद इंडिया चाइना वॉर हुआ, तब पहला रोलिंग प्लान लिया हम लोग। क्या लिए, पहला रोलिंग प्लान लिए, अवकाश योजना। कब से लिए रोलिंग प्लान, 3 साल के लिए, 1969 से 1966 से 1969 के बीच।
रोलिंग प्लान हो गया ख़त्म, उसके बाद फिर से हम लोग 5 ईयर प्लान चालू करने लगे। ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, और ये चौथा रोलिंग ये 5 ईयर प्लान है। 1969 से 1974, 1974 फिर 1974 से पाँचवा वाला था। पाँचवा वाला 5 साल के लिए चलेगा, नहीं 4 साल के लिए चलेगा था। 1978, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था, मोरारजी देसाई का सरकार आया। जैसे मोरारजी देसाई का सरकार आया 1977 में, तो फिर से क्या हो गया, रोलिंग प्लान चला 2 साल के लिए। 1978 से 80 90 80 98 1978 से 1980 1980 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 8 9 कर ठीक है, दिया। चलो ना, ये 80, फिर 80 से 85 तक, ठीक है। ये एक सेकेंड, 80 से ये ठीक है, 80 से 85 तक, फिर 80 से 85 तक चला, 85 से 90 तक चला। फिर क्या है, देश हमारा संकट में, तो एलपीजी हम लोग LPG अपनाए short देश का पॉलिसी, तो 90 से 92, फिर उसका लगातार चल रहा है। तो उससे करके जोड़ दो, 8वां नंबर करोगे ना तो 1992 से 1997 आएगा। तो ये वाला BHU सवाल पूछा है, देखो कितना खचरा है। कोई 9वां पूछेगा तो डेट हम बता दिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब रटवा दिए, अब तुम अपना करते रहो वरना रात हो जाएगा यहीं पे। RBI was established in accordance with the RBI किस एक्ट के तहत स्थापना हुआ है। RBI स्थापना हुआ RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में। एक्ट पूछ रहा है, कब हुआ ये नहीं पूछ रहा है, एक्ट पूछ रहा है। एक्ट आया और नेशनलाइज, एक्ट आया, कंफ्यूजिंग है यहाँ ये। देखो एक्ट आया ना 1934 के तहत। RBI स्थापना हुआ कब, 1935 में, और ये पहली बार इस नेशनलाइज हुआ था RBI का 1949 में, 49 ठीक है। इसे याद होगा। एक चीज़ याद रखोगे कि ये तो RBI का स्थापना का एक्ट है ना, लेकिन RBI बैंक को कैसे रेगुलेट करता है, तो RBI का और एक्ट लाया जिससे बैंक को रेगुलेट करने लगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पूछे ना तो 1949 है। जिस साल बैंक नेशनलाइज हो उसी साल। तो करते रहो। अब विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब अरे, इन्फेंट केरला। मोर्टेलिटी केरला, लेकिन यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, इस कारण बच्चों को कम मारते हैं। अब ज़्यादा बच्चा कहाँ पे मरता है, तो वो MP में हैजेस्ट मोर्टेलिटी रेट MP का है। अब यहाँ पे देखो, द पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन, मतलब 1951 से लेकर 1981 का ऐसा समय माना जाता है जिसमें पॉपुलेशन क्या हो गया, बहुत रैपिड तरीके से ग्रोथ हुआ था। तुमको याद करना है, गूगल पे सर्च मारा है पॉपुलेशन डिवीजन ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस, अभी बताते हैं LPG पॉलिसी कब अपनाया गया था, 1991 में। लेकिन यहाँ पे देखो कितना चुतियापा बना रहा है, जून और जुलाई में कंफ्यूजन कर दिया। LPG पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी एक ही सेम होता है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नरसिम्हा राव किए थे। अच्छा, वो मनमोहन सिंह उस LPG। समय फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, और उस समय जब LPG वाला पीरियड के दौरान हम लोग क्या अपनाए थे, याद है, थर्ड रोलिंग प्लान 1990 से और 1992। 92 उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान चलने लगा, ये 92 से जो भी जोड़ दो, 2017 याद है, 92 से फिर चला, ठीक है। 2017 बोले तो। ठीक है। अब यहाँ पर कि कौन सा डेट है, जून है कि जुलाई है, तो जुलाई वाला डेट है, याद रखो कब, 24 जुलाई। कैसे याद रखेंगे, तो ये जूली LPG लाई, जूली LPG सिलेंडर लाई, एक तो डेट भी याद करा दिए, मंथ भी याद करा दिए। अब यहाँ पे देखो, हमेशा पूछते थे कि किसको किसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के सवाल में, ये किसमें से किसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नहीं है, नो। अभिजीत सेन को नहीं मिला हुआ, अमर सेन को मिला हुआ, अभिजीत बनर्जी को मिला हुआ, इसको भी मिला हुआ, अब अभिजीत सेन को नहीं मिला हुआ। ये भी इकोनॉमिस्ट है, ये भी इकोनॉमिस्ट है, ये बाहर के विदेशी इकोनॉमिस्ट है। इस कारण भले हो सकता नहीं मालूम है, लेकिन इस दोनों के बारे में कन्फर्म था ना बच्चा, इसको तो नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इंडियन नाम है, इसको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, भारत में 10 ही आदमी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। पहला किसको मिला हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। साहित्य मतलब लिटरेचर में कब मिला, 1913 में। कब मिला, यहाँ देखो दिखाई पड़ रहा है, 1913 में। दूसरा किसको मिला, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये साइंटिस्ट थे, इनको साइंस के लिए मिला, विज्ञान मतलब साइंस में। CV रमन जानते हो, CV रमन इफेक्ट, इनको 1930 में मिला। फिर हरबिंद खुराना DNA का खोज किए थे, इनको भी साइंस के फील्ड में मिला,
1978 में मिला। फिर यहाँ पे देखो मदर तेरेसा का नाम तो सुना ही होगा, तो इनको शांति के लिए मिला था, पीस के लिए 1979 में। 1979 कौन है याद है? 1978 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गया था, अशांति फैल गया था, तो पीस फैलाई थी उस समय, इन्हीं कारण इनको मिला। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वो इनको भी साइंस के लिए मिला, 1983 में मिला। ठीक है, एक सीवी रमन को पहले मिला, फिर अरविंद खुराना को मिला साइंस के लिए, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। अब यहाँ पे देखो यही सवाल यहाँ से उठा के पूछा अमर्त्य सेन। यहाँ पे देखो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स को ही बोलते हैं, इनको 1998 में मिला। फिर VS नायपॉल हमेशा याद कराते हैं, इंग्लिश के लिए मिला था इनको 2001 में। ठीक है, फिर वेंकट रामकृष्णा, देखो 3-4 और साइंटिस्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अरविंद खुराना, वेंकट रामकृष्णा, इनको भी साइंस के लिए मिला था 2009 में। कैलाश सत्यार्थी, ये भी पीस फैलाए थे, तो इनको भी मिला था। अभिजीत बनर्जी अभी हाल फिलहाल में इनको मिला हुआ है 2019। तो अमर्त्य सेन का ऑप्शन था, अभिजीत बनर्जी का था। याद तो करा ही दिए, अब अपने से पढ़ना पड़ेगा, वरना याद कितना कराएं हम दिन पर। फाइनली डेट भी देख के पूछ सकता है कि किसको 1989 में मिला था, तो किसको मिला था 1998 में, तो इसको मिला था। किसको, ये क्या नाम था इनका, और किनको मिला था रे इनको 1998 में अमर्त्य सेन। सेन। 1983 में इनको मिला था, लिख लेना कॉपी में, याद कर लेना। टोटल 10 भारतीयों को अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल पुरस्कार वो मिला है। खासकर पहला पूछता है, और इकोनॉमिक्स का तुम एग्जाम देने जा रही हो तो इकोनॉमिक्स में इस दोनों का नाम जरूर याद रखना, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को लेटेस्ट मिला हुआ 2019। क्या किया जाए, बोले से ना माथा खराब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। अब इसमें से बोल रहा कौन जो है कमर्शियल बैंक भी होना चाहिए और दूसरा सरकारी भी होना चाहिए। SBI, ये तो पते हैं, ठीक है। लेकिन सर क्या ये बात बताइए, नाबार्ड ये सब बैंक नहीं है? नहीं, ये सब बैंक नहीं, ये सब बैंक को फाइनेंस करने वाला बैंक है। ये सबको बोलते हैं AIIB, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल AIFI। ठीक है, जैसे नाबार्ड है तो बैंक लोग को ही लोन देगा, ये बैंक को, कि तुम किसान को ज़्यादा दो लोन, ऐसा करने के लिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन रहेगा, वो मैथ का है, पोजिशनल एवरेज। ठीक है, यहाँ देखो ना बताया जाएगा। पहले ये देखो, अब पब्लिक कौन कौन बैंक हैं, बैंक तो बहुत हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक कौन कौन है, उसका नाम सब है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ये पंजाब नेशनल बैंक किसको किसको मिलाकर बना है? ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये विजया बैंक और देना बैंक को मिलाकर बना हुआ। केनरा बैंक जो सिंडिकेट बैंक को बना के बना हुआ है। यूएनओ बैंक, यूनियन बैंक जो कि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर बना है, सब सरकारी। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बस बैंक का नाम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज बैंक। तुमको लगेगा कि विदेशी बैंक है, नहीं, सरकारी बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। यूसीओ बैंक या यूनियन बैंक, ये सब सरकारी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाँ यूको बैंक, फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी क्या है, सरकारी है। फिर से पंजाब और सिंध बैंक, ये भी सरकारी है। IDBI बैंक, ये भी सरकारी बैंक है। IDBI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। अब कुछ ये हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होता है, लेकिन तुमको पब्लिक सेक्टर ही बैंक याद रखना है कि ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। कॉमर्शियल बैंक तो प्राइवेट बैंक भी है, जैसे कि HDFC क्या है, वो भी तुमको क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, तुमको लोन वोन देता है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर नहीं ना है। HDFC हो गया, एक्सिस बैंक होगा, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल लो ना पब्लिक सेक्टर बैंक पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। प्राइवेट का कोई वैल्यू नहीं। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सवाल आता है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को अपने से जोड़ दिए क्वेश्चन कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज हु हैव नॉट बी। तुम मती लेके क्या नहीं आता है और नहीं, जब ऐसे पकड़ ले रहता है दिक्कत होता है, और नहीं लेके आया करो कल से। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज विच हैव नॉट बीन इंक्लूड इन द दैट शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। हम बताए हैं, देखो एक होता है शेड्यूल बैंक्स, एक होता है, ठंड लग रही है, ठीक है तो बंद कर दे रही यार बकलूला कहीं का। एक होता है शेड्यूल बैंक्स और एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। एक होता है शेड्यूल बैंक्स, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स उसको बोलते हैं जो RBI का सारा बात माने, और नॉन शेड्यूल बैंक्स उसको बोलते हैं जो RBI का सारा बात नहीं माने। अब कैसे सारा बात माना जाता है उतना नहीं जाओ, उसके लिए 4 दिन लगता है क्लास पढ़ने में, ठीक है।
रेपो रेट रखना पड़ता है, रिवर्स रेपो रेट रखना पड़ता है, CLR SLR ये सब रखना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब RBI इसको लोन देता है ये सब चीज़। तो जो एक बात जान लो, जो शेड्यूल बैंक्स का ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि RBI का वो सारा बात मानता है, RBI का सारा बात मानेगा, तो जब ये बैंक डूबेगा तो RBI इसको सपोर्ट भी करता है। तो यही पूछता है कि RBI के किस एक्ट में शेड्यूल बैंक्स का चर्चा है। तो RBI का जो बैंक ये एक्ट है, RBI एक्ट 1934, उसमें जो शेड्यूल नंबर 2 है उसमें ही शेड्यूल बैंक का चर्चा है। शेड्यूल नंबर 2 में ही शेड्यूल बैंक का चर्चा है, बस इतना याद रखो। शेड्यूल बैंक्स का चर्चा कहाँ पे है? तो RBI एक्ट के शेड्यूल नंबर सेकेंड शेड्यूल में, किस में है? ये हो गया। अब देखो AIFS, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, देखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ये सब डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, NSB हो गया, नेफिड हो गया, एक्जिम हो गया। इसमें से क्या कौन? पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। ये सब पब्लिक सेक्टर है, लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं है। तुम यहाँ से जाके थोड़ी ना लेगा। जैसे नाबार्ड हो गया, इसका स्थापना हुआ था 1982 में, 5 ईयर प्लान के दौरान। ये किसान लोग को लोन देता है। सिडबी बैंक हो गया, ये इंडस्ट्री लोग को लोन देगा। बैंक को बोलेगा कि तुमको लोन दे रहे हैं तो तुम इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो। 1990 में स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक को कहेगा कि तुम लोन दो। 1988 में स्थापना हुआ, 1987 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। नेफिड बैंक, ये भी एक घर बनाने के लिए था, नेशनल हाउसिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि पुल बनाना है देश में तो बैंक को पैसा देगा कि तुम ये वाला पैसा जाके जो पुल बनाने के लिए आए मांगे पैसा, ठीक है ना। NABFID 2021 में स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्जिम बैंक, कैसे देश में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है उसके लिए बैंक का स्थापना किया गया 1982 में, ठीक है। तो भी पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान दे रहा है 1981 के एक्ट के तहत, ठीक है। तो अगर ये बोले तो यहाँ पे सर बताया था, यहाँ पे देखो ये एग्जामिनर फंसाया था कि मान लो कि SBI तो बहुत कॉमन है, मैं सब जानता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन होता था नाबार्ड मार के आता बच्चा। भाई नाबार्ड सीट भी क्या है? बैंक है, लेकिन पब्लिक कमर्शियल बैंक नहीं है, पब्लिक सेक्टर भी है, मतलब सरकारी है लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं है वो, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो हम चाहते तो बस इस क्वेश्चन को ही उड़ा देते हैं, लेकिन क्या ये क्वेश्चन रिपीट होगा? तो झूठों का लॉलीपॉप लेने से कुछ नहीं ना है, इसको पूरा क्लियर करके बता दिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। GDP, GNP, NNP, NDP, पर कैपिटा इनकम, 2 टर्म होता है जब तुम पढ़ोगे क्लास 11th का ही इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर यही है। 11th की 12th का है, लेकिन पहला चैप्टर ही है 11th या 12th में। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं सर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो बोलते हैं जैसे केवल पैसा देखते हैं। क्या देखते हैं? पैसा, अपन पैसा, बस पैसा देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? पैसा तो होता ही है, प्लस उसके साथ हेल्थ भी देखते हैं, प्लस उसके साथ देखते हैं शिक्षा, एजुकेशन भी देखते हैं, प्लस उसके साथ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी देखते हैं उस देश का। कोई देश है पैसा बहुत है तो वो देश अच्छा नहीं है। किसी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तुमसे पूछेगा तो बोलना डेवलपमेंट। GDP बहुत है इंडिया का, लेकिन फिर भी कितने गरीबी है यहाँ पे, है ना, बहुत गरीबी है यहाँ पे। तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाईएस्ट जीडीपी विद लोअर लोएस्ट पर कैपिटा। हाँ, देखो यहाँ पे देखो तो हमको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला देश चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पे देखो तो ये सब चीज़ जो है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन यू मेजर बाई, तो पहले ये सवाल पूछेगा तो ये सब होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे मेजर करते हैं? लाइफ को क्वालिटी मेजर करते हैं। SDI जो इंडेक्स वगैरह, जितना इंडेक्स वगैरह होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, मल्टी सपोर्टेड इंडेक्स, SDI इंडेक्स, जितना इंडेक्स है उससे डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है किसी देश का। तो ये सवाल हो गया। उसके तुमसे दूसरा सवाल ये पूछेगा, दूसरा सवाल यहाँ पर ये पूछेगा कि हाँ हो गया, यही पूछेगा इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस बता दिए। अब यहाँ पे है SDI के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा तुमको एग्जाम में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, सबसे पहले तो ये पूछता है कि इसमें कितना डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन है। पर हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन। अब इसके ऊपर सवाल पूछा, इसमें कुछ और जोड़ दे तो बोलना नहीं सर वो डायमेंशन नहीं है, आप ऑप्शन गलत दे रहे हैं। अब डायमेंशन के अंदर भी इंडिकेटर है, डायमेंशन के अंदर भी इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे नापेंगे? तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम से नापेंगे, GNP से, ठीक है। GNP पर कैपिटा, वो छोड़ो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसे छोड़ो, पर कैपिटा बस याद रखो।
पर कैपिटा लोग कितना कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे नापेंगे तुम्हारा, पर कैपिटा तुम कितना कमा रहे हो उससे नापेंगे। हेल्थ में नापते इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। एजुकेशन कैसे नापेंगे उसमें, तो एजुकेशन का भी 2 इंडिकेटर है, एक तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना साल तक किया और कितना साल तक कर सकता है स्कूलिंग, उसको देख के मापते हैं। ठीक है, जारी कौन करता है, यूएनडीपी। एसडीआई को जारी कौन करता है, यूएनडीपी जारी भी करता है। कौन सा था, यूएनडीपी। इसमें वैल्यू क्या आता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में हर एक देश को वैल्यू दिया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं हटाओ। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन इंडिकेटर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंडिकेटर हो कौन हो गया, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ का कौन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर, इसमें 2 होता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। क्या यहाँ पे कहीं पे कुकिंग का बात दिया है, क्या यहाँ पे सैनिटाइजेशन का बात दिया है, लेकिन अभी तुमको मल्टी जब इसमें पॉवर्टी इंडेक्स आ गया ना तो उसमें चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अब एक और इंडेक्स होता है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको भी कौन जारी करता है, यूएनडीपी, ओपीएचआई, दोनों मिलके। इसका हेडक्वार्टर ओपीएचआई क्या है? वो भी ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करता है। ठीक है, यूएनडीपी का यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इतना बार आ रहा है, न्यूयॉर्क बोले थे, ऑप्शन मारना हो तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अब यहाँ पर भी 3 वो डायमेंशन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहाँ पे हेल्थ के अंदर भी 2 ही वो हम लोग देखे थे वहाँ पे, एक ही तो देखे था, रे एजुकेशन में 2 पकड़ा, देखे थे ना। हाँ हेल्थ में तो एक ही हाँ देखे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन यहाँ पे 3 बेड, न्यूट्रिशन है, पोषण, चाइल्ड एंड एडल्सेंट मोर्टेलिटी कि बच्चा मर रहा है कि जी रहा है, मैटरनल हेल्थ, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, ये तीनों शामिल किया जाता है। उसके बाद एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग वहाँ पर भी था, स्कूल अटेंडेंस वहाँ पर भी था, वहाँ पे वाला मीन था। वही हुआ, मीन का मतलब वही हुआ। फिर यहाँ पे और भी जोड़ दे रहा है। अब फिर यहाँ पे आते हैं तो इसको एजुकेशन वाला सेम है, हेल्थ में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वहाँ पर क्या था, पर कैपिटा इनकम, लेकिन यहाँ पे मल्टी यूनिवर्सल पॉवर्टी इंडेक्स में कहीं पे इंडिकेटर में पर कैपिटा इनकम का जिक्र नहीं है। यहाँ पर क्या, कुकिंग फ्यूल, खाना क्या चीज़ से बना रहा है, एलपीजी से बना रहा है कि कोयला से बना रहा है, सैनिटाइजेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, हाउसिंग कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, एसेट कैसा है, बैंक अकाउंट कैसा है, ये सब है, बिजली, घर, आवास, ये सब है। लेकिन पर कैपिटा इनकम किसका पोर्शन है, उसका पोर्शन है। एचडीआई। और ये भी जान जाओ कि उसमें हर एक इंडिकेटर को सेम वैल्यू दिया गया था, लेकिन इसमें हर एक इंडिकेटर को सेम वैल्यू है नहीं। देखो इसको किसी को 1/6, 1/12, किसी को 1/21, ऐसा करके वैल्यू है। ठीक है, सवाल बताएंगे तब पता चलेगा। सवाल उठाते हैं यहाँ से। यहाँ पर है पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये पूछा था यूएनडीपी। फिर यहाँ पे सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई को मापने के लिए किसका यूज़ नहीं करते, इसका नहीं करते, बाकी सबका करते हैं। ऐसा इंडिकेटर सबका याद रखना है, उसका अलग उसका अलग। ठीक है, इसमें मिक्सअप करके फंसा देगा। ठीक है, देगा एमपीआई को मालूम करने के लिए पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं, होगा मल्टी यूनिवर्सल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए पर कैपिटा इनकम कहाँ है, वहाँ पे है नहीं ना। अब यहाँ पे देखो कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो G20 उस समय जब सब एग्जाम हुआ था तब पूछा था कि 2022 में कहा हुआ था, तो इस बार कहाँ होगा 2026 में, तो फ्रांस में होगा। इस बार G20 का सम्मेलन कहाँ होगा, फ्रांस में। 1-2 साल पहले इंडिया में हुआ था, 2 साल पहले। विच टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल, अब ये भी सवाल अच्छा है। गुडविल इसमें से कौन एसेट है, तो गुडविल एसेट किसको कहते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते उसको कैसा बोलते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट को ही गुडविल एसेट कहते हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि गुडविल एसेट किसको कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट को कहते हैं। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट हैज़ नो फिजिकल सब्सटेंस लाइक बिटकॉइन। but it represents the value of business such as reputation, brand name, customer। इसको क्या है, इंटेंजिबल एसेट है बिटकॉइन। ठीक है, तो चेक भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट हो गया। अब यहाँ पर है कि ये क्वेश्चन, विच एक्सचेंज इज कॉल्ड अ बैरोमीटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री। इसमें से कौन जो ये एक्सचेंज है, बहुत सारा एक्सचेंज होता है, जैसे बैलेंस शीट है, स्टॉक एक्सचेंज, बैटर सिस्टम एक्सचेंज, इलेक्ट्रिकल एक्सचेंज, इसमें से कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जिसको बैरोमीटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री करते हैं। मतलब कि अगर ये ऊपर गया तो
अच्छा चल रहा है कंट्री, अगर ये नीचे आए, बैरोमीटर याद है, प्रेशर नापते थे, स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज, पता है स्टॉक गिर गया तो पूरा देश का वो सिस्टम गड़बड़ाने लगता है ऐसा। लाइफ LIC का स्थापना कब हुआ, ये सवाल पूछा था 1956। अच्छा बता था नाबार्ड का कब हुआ था? 1982, 82 नहीं बताते, कई बार एग्जाम में फंसा गया। 1985 नहीं, 82 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये भी सवाल पूछा, देखिए CUET का है लेकिन PG में पूछा, PG में एडमिशन, लेकिन सेम ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तुमसे भी पूछा हुआ है, वो हम लिए नहीं क्योंकि हम इस क्वेश्चन को खुद लिए कि देखें यहाँ पर भी पूछा हुआ है, ठीक है। कौन इसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 बहुत है, इसको याद ही कर लो, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और ये चेक, इन सबको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्रेडिट बाकी अगर कोई ऑप्शन में तो काट देना नहीं। क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और ये क्या, बेरर चेक। चेक मतलब चेक, देखो यही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स द प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द बेयरर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग अ डेब्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर ऑलवेज इन रिटर्न फॉर्म। चेक पे देखो कुछ पैसा लिखा रहता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कहने का मतलब तुम सामान किसी से उधार लिया तो इस पर लिख के देता है ना, हाँ लिख दीजिए कि फलना दुकानदार है, हम आपको इतना तारीख को पैसा दे देंगे, तो वही होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिलहाल तुमसे ये पूछता है, ये पूछेगा तुमको एग्जाम में लिखने के लिए क्लास 12 में, एक MCQ में ये पूछेगा, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन किसका एग्जाम्पल है? डेवलपमेंट बैंक का नहीं, डेवलपमेंट बैंक का एग्जाम्पल क्या बात है? एग्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड, तो पहला ऑप्शन कर दिए ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, IMF थोड़ी है ये। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। कमर्शियल बैंक में भी नाम बताएं IFCI का, कोई फेमस प्राइवेट नाम तो किसी का नहीं है IFCI। आज जितना सरकारी नाम है उसमें भी बताएं, उसमें भी IFCI नहीं है। तो देखो तुमको बहुत सारी चीज़ नहीं पता रहेगा, फिर भी इससे निकालोगे तो वो जो चीज़ पढ़ोगे ना, सब सवाल उसी से बनेगा। अब तुम आया लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कितना चीज़ निकाल के क्वेश्चन कनेक्ट करके रख रहे हैं। एक तुरंत नहीं हो जाता है, 2 मिनट में खोजना पड़ता है कि कितना कम से कम चीज़ में ज़्यादा आउटपुट दिया जाए इसको। अभी पढ़ा है डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे देखो यही ना है डेवलपमेंट बैंक, कौन है? यही सब है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब किसी न किसी बच्चों को हम पढ़ा दिए। देखो यहाँ पे ये टाइमर का वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। नाबार्ड, सिडबी, NHB, NABFID, एग्जिम, समझा? तो ये चीज़ है, कोई बात नहीं, दे रहा है सवेरा है। चलिए यहाँ पे बात करके इतना याद कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अकाउंट, समझो कि तुमको वो कराता था कैसे, हवा में उड़ा देता। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अकाउंट्स allow a customer to deposit and withdraw the credit several times in a day। अच्छा इसमें कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें एक कस्टमर दिन भर में जितना बार मन करे पैसा निकाल सकता है? उसको क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट। बिजनेस होगा तो कौन सा अकाउंट का करेंट? सेविंग अकाउंट में कभी कभार निकालते हैं, ठीक है। तो ये सवाल पूछा होता है। फिर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, इनफॉर्मल सोर्स में कौन इंक्लूड नहीं होता है? बैंक तो फॉर्मल सोर्स है, मनी लेंडर, एम्प्लॉयमेंट रिलेटिव, ये सब इनफॉर्मल सोर्स है कि नहीं? पता है कि ना, फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ अकाउंट इक्वेशन कंपनी, ये नहीं पता, छोड़ो, उतना हाई फाई नहीं जाना है, एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा। अब यहाँ पर ये सवाल बताएंगे तो देखिए होल्ड पर रख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI का फंक्शन क्या है बताए? तो 2023 में 21-22 पता नहीं जिसमें सवाल पूछा हुआ है, और 2025 में भी पूछा था ये सवाल। RBI थोड़ी ना एक्सेप्ट करता है यार डिपॉजिट, नहीं तुमको पैसा देगा। क्रेडिट कंट्रोल करता है, मतलब बैंक कंट्रोल करता है, बैंक कितना, बैंक जो है इसको, ये नहीं कि बैंक जितना मन करे उतना लोग का अकाउंट खोल दे, जैसे तैसे खोल दे। बैंक कंट्रोल करता है, नोट को प्रिंट करता है, बैंकर ऑफ बैंक है RBI। बताए ना RBI के ऊपर बहुत सवाल है, कितना सारा सवाल करा दिए। उसी सवाल को अच्छे से पढ़ो, समझ के, वीडियो देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट,
टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब होता है एक कंडीशन जिसके अंदर लोन किसी को दिया जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है कि तुमसे कोई शर्त रख रहे हैं जिसके अंदर तुमको लोन देंगे। तो लोन लेने के लिए क्या होता है? तुमको कोलेटरल रखना पड़ता है, मतलब प्रूफ, गिरवी रखना पड़ेगा, ये सब चीज़, कागज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है टर्म्स में शामिल? इंटरेस्ट रेट शामिल होता है, कोलेट्रल शामिल होता है, डॉक्यूमेंट शामिल होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट शामिल होता है कि कैसे देंगे, मंथली देंगे तुमको बाद में पैसा कि, ठीक है। इंटरनेट डोकोमोनेट कौन बताए? अपने से बनाया है? हम अपने से नहीं बनाया है, मेरा 6th क्लास में तो क्लास में क्या बता रहे थे? डोकोमो, इसको याद करने का ट्रिक। डो को मो इंटरनेट, इंटरनेट, यही टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है। डॉक्यूमेंट, कोलेट्रल, एमओ मतलब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो हो गया, और फिर यहाँ पे कि रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन नहीं, लिबराइजेशन, यही ना हुआ था 1991 में, जुलाई 24 को। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट कंट्री, तब पता है ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है। द मेन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक को मेनली पैसा कहाँ से आता है? लोन दे के आता है। लोन पैसा जमा से नहीं होता है, लोन पैसा जमा कर रहा है बैंकों को उल्टा देना पड़ता है, 2 रुपया की जगह 3 रुपया। लोन देगा तब ना, 1 रुपया देगा तो लोन के रूप में वापस पैसा लेगा 2 रुपया। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया प्रिंट मनी, कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। लेकिन किसको छोड़ के? 1 रुपया के नोट और सिक्का को छोड़ के। फाइनेंस मिनिस्टर, देखो कितने बार सवाल पूछा उसी से घुमा घुमा के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द कोलेट्रल? कोलेट्रल मतलब क्या होता है कि एसेट है जो गारंटी फॉर लोन। डोकोमोनेट। अब ये है डाटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। बैंक हो गया। अब जो भारत सरकार जो कंपनी की है ना, 14 वो महारत्न कंपनी है, 22 वो नवरत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी भी आता है, मिनी रत्न याद नहीं करना है, नवरत्न महारत्न कंपनी याद कर लो। मतलब 22, 14, 4, 2, 6, 36 वो कंपनी का नाम याद कर लो, यही पूछता है, ठीक है। तो ये याद करना होगा। अब यहाँ से फिलहाल पूछ रहा है कौन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। नो पूछ रहा क्या है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, टिस्को क्या है? प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है। भेल तो सरकारी है, गेल भी सरकारी, सेल भी सरकारी। टिस्को क्या है? प्राइवेट है, ठीक है। चलो, लेकिन अभी और याद कराया जाएगा इसको, आगे है शायद वो उसको लिखे हुआ, ये सवाल है आगे कहाँ पढ़े। तो यहाँ तो 14 वो महारत्न कंपनी है, ठीक है। जैसे कि पहला है भेल। भेल क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर बीपीसीएल। बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला के लिए। गेल इंडिया लिमिटेड। फिर उसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, ये भी महारत्न है, एचपीसीएल। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी ऑयल का है, महारत्न है। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के लिए है। फिर से ओएनजीसी तेल के लिए है, ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी। फिर उसके बाद यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड वाला, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव, ये भी महारत्न है। फिर से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड पावर फाइनेंस, पीएफसी। फिर से रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरईसी, रूरल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बिछाएं, इसके लिए महारत्न कंपनी है। सेल स्टील इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओआईएल ऑल इंडिया लिमिटेड, एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये सब क्या है? भारत का महारत्न कंपनी है, याद रहेगा। गेल, भेल, सेल, ये सब याद करना ही होगा। गेल, भेल, सेल, ये सब याद हो एनटीपीसी, जाएगा। बीपीसीएल, ओएनजीसी, सब तेल उल का नाम नहीं सुना है। रूरल अरे वो सब है, पावर ग्रिड, चलो याद रखो, ये करते रहना। पीएफसी, पता नहीं क्या क्या अब है। नवरत्न कंपनी है। भेल तो वो था, एक है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है। दोनों क्या सरकारी है? सरकारी का तो दोनों आंसर होगा। फिर पूछे महारत्न कौन है, मेनली महारत्न उसे भी याद कर लो, वही ज़्यादा पूछने का चांस है। नवरत्न ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं अगर कहीं पूछे। बेल कॉन्कोर जो तुमको कंटेनर बनाता है। येल इंजीनियर इंडिया लिमिटेड नवरत्न है। नालको
हिंडाल्को, नाल्को ये सब होता है, स्टील का है, अल्युमिनियम का है, नवरत्न है, एन से नाल्को, एन से नवरत्न, एन से नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो एन से बहुत सारा चीज़ है, वो सब नवरत्न है, ऐसे याद कर लिए। नेशनल मिनरल वाला भी क्या है, नवरत्न है। लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, लिग्नाइट कोयला निकलता है, वो भी नवरत्न है। RINL जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। फिर RCF राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर शिपिंग वाला जो है हो गया SCI। फिर MTNL महानगर टेलीफोन इंडिया लिमिटेड, सब क्या है, नवरत्न है। फिर से रेलवे वाला हो गया RVNL, ठीक है। फिर से SVGN सतलुज जल विद्युत वाला हो गया, SECI सोलर एनर्जी वाला हो गया। फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर NHPC, जो लगेगा तुमको NTPC क्या था, महारत्न, ये NHPC हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रेल टेल टिकट बुक होने वाला है। फिर से म्यूनिस इंडिया लिमिटेड MIL, फिर से ABNL, फिर से IOL एक तेल IOL, OBL, फिर से IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे वाला क्या, इंडियन रेलवे। IRCTC इस पर टिकट बुक होता है, ये भी नवरत्न है। SLVN, ठीक है, ये हो गया। बोलो, चुप नहीं काट तुमको, चुप यहाँ पे देखो, नहीं हो जाएगा, चुप थोड़ा देर पढ़ो फिर छुट्टी होगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, राकेश वर्क इन ऑटोमोबाइल यूनिट, और गुरुग्राम में काम कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है मेडिकल वगैरह का, छुट्टी वगैरह का, तो कैसा सेक्टर ऑर्गेनाइज। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री। दो कंट्री के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। एजुकेशन लेवल हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, पर कैपिटल इनकम तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीपुल मैटरनल प्रोफेशन, अरे तुम कोची कमा रहा नहीं कमा रहा, देश में पैसा आ रहा है, बस वो इम्पोर्टेंट है। क्या से कमा रहा नहीं कमा रहा, वो कंपेरिजन का बात नहीं है। फिर ये तो हो ही गया। एज ए मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द चेंज ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज द वैल्यू, ये तो बता ही दी है। पॉलिटिशियन क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी में वर्क कर रहा है, किस सेक्टर में काम करेगा, प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी की, अच्छा ऊपर में सेवा दे रहा है ना, ये तो टर्शियरी हो गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर, इसमें बी कीपिंग। फिर यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर, BMI बॉडी मास इंडेक्स। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, EMI का फुल कॉपी में लिख लेना, पूछ सकता है, ठीक है। एक्सचेंज मंथली इंडेक्स, देखते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ ए कंट्री बेस्ड ऑन ए 5-year सर्वे। अरे सर्वे कौन करता है यहाँ पे, ये UNDP करता है। NSSO कौन सा सर्वे, कोई भी सर्वे हमारे देश में 5 साल पे। अच्छा NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी मास इंडेक्स है ना, उसी के बारे में कुछ बात है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 आया, इसका मतलब अंडर वेट हो, और 24.49 आया तो इसका मतलब ओवर वेट हो। बॉडी वेट का फार्मूला क्या होता है, तो बॉडी वेट का फार्मूला होता है हाइट, वेट जो केजी में रहे और हाइट मीटर स्क्वायर में रहे। अब मान लो तुमको कहा जाए कि ये किसी का वेट है 50 kg, हाइट है 5 फीट, तब इसका बॉडी मास इंडेक्स निकालिए। वेट केजी में आना चाहिए, 50 लिख दिए। ये हाइट क्या चाहिए माना चाहिए, मीटर में, मीटर स्क्वायर, तो फीट में ना, 1 मीटर बराबर 3.23 फीट, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, 3.28 फीट। हाँ, तो इतना फीट बराबर क्या होगा, तो बताओ 1 फीट बराबर क्या होगा, तो 1 फीट बराबर क्या होगा, 1 फीट बराबर 1/3.28 इंटू 5 इतना होगा। इसको करेगा, निकाल देगा इसे। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है एक्स्ट्रा, हाँ एक सेकेंड रुके। अब यहाँ पर कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होगा, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तो एजी ट्रांसले ने दिया था। क्या था, ट्रांसले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि याद है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें कौन कौन शामिल है, उसी के बाद लैंडलेस एग्रीकल्चर शामिल है, कैजुअल लेबर वर्किंग इन द अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर लेबर भी शामिल है, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, ये सब शामिल है ना वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर रिपोर्ट पढ़ा होगा पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए,
उसी के ऊपर सवाल है बिहार को लेके। ठीक है, ये सवाल पढ़ेंगे तो इसमें बिहार के पॉवर्टी को नेशनल के पॉवर्टी से दर्शाया गया है। कितना है फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला देखिए, सचिन तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार एक रूरल अर्बन टोटल पूरा निकाला था। रूरल एरिया में पॉवर्टी कितना था बिहार में 34%, अर्बन में शहरी में 31%, और नेशनल के तौर पे रूरल में कहाँ पर था पूरे भारत में 25%, और सीधे इसका हाफ कर दो तो शहर में, और 21% ओवरऑल, यहाँ पे 33% ओवरऑल। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको पता चलने को मिला कि बिहार में नेशनल से भी ज़्यादा गरीबी है पूरा ओवरऑल, रूरल हो अर्बन हो चाहे ओवरऑल हो। दूसरा चीज़ हमको इस डाटा में ये समझ में आया कि शहरी गरीबी ज़्यादा है बिहार में, ग्रामीण से ज़्यादा। ग्रामीण गरीबी क्या है, ज़्यादा है, शहर से ज़्यादा कहाँ है ग्रामीण गरीबी। और नेशनल लेवल पे क्या है, वहाँ पर भी वही सिचुएशन है, गांव में ज़्यादा गरीबी है शहर में कम है। ठीक है, तो ये है। खैर इसमें देखेंगे तो कौन ऑप्शन सही होगा कि बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी रेट्स इन बिहार वे आर हायर देन नेशनल एवरेज, है ना, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। इतना हो गया छुट्टी, चलो।